अस्सलामुअलैकुम folks, this is Zawar Khan and welcome back to my channel। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है abiogenesis कैन नॉट हैपन बिकॉज इट वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज पब्लिक को जिसको नहीं मालूम है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो उसको पूरी मैं नहीं चाह रहा कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएं यहाँ पे बैठा के। बहरहाल थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो इस बात को स्टेट करता है कि जो एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की या तो वो कांस्टेंट रहेगी या फिर इंक्रीज करेगी, डिक्रीज कभी नहीं कर सकती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर फिनोमिना होता है और इसको अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो आप इसको कर भी सकते हैं। द लॉ ऑफ एंट्रोपी नाम से भी जाना जाता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके हिसाब से एंट्रोपी किसी भी नेचुरल प्रोसेस की या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर इंक्रीज करेगी, कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती। एंड हियर इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि बताता है कि किसी भी नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी इधर इंक्रीज करेगी और रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कभी भी अपने आप को डिक्रीज नहीं कर सकती। एंट्रोपी का मतलब रेंडमनेस होता है, डिसऑर्डर होता है। तो मतलब किसी भी नेचुरल प्रोसेस का डिसऑर्डर या तो इंक्रीज होगा या फिर उतना ही रहेगा, कम कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब कभी भी वो चीज ऑर्डर में नहीं आ सकती है। एंट्रोपी किसे कहते हैं? एंट्रोपी बेसिकली रेंडमनेस कह सकते हैं या फिर डिसऑर्डर कह सकते हैं। यानी किसी भी नेचुरल प्रोसेस का डिसऑर्डर या फिर रेंडमनेस या तो वक्त के साथ इंक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के तौर पे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो कैंडल्स आ रही होंगी। एक कैंडल ज्यादा जली हुई है तो वो छोटी है, दूसरी कैंडल उसके बराबर में जो बड़ी है वो कम जली हुई है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कैंडल जो छोटी है ये पहले जैसे हो सकती है, आप कहेंगे नहीं, बिकॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। बल्कि जो बड़ी कैंडल है या तो वो उतनी ही रहेगी या फिर वो वक्त के साथ और छोटी हो जाएगी। उसकी एंट्रोपी या डिसऑर्डर या तो उतना ही रहेगा या वक्त के साथ इंक्रीज करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक वो प्रोसेस नेचुरल है। ओके, सो इसी बेसिस पर जो ए बायोजेनेसिस है उसका क्लेम फॉल्स साबित हो जाता है। बिकॉज ए बायोजेनेसिस के हिसाब से जितनी भी आसपास के जो नेचुरल एनवायरनमेंट था अर्थ का उस टाइम पे, उसकी चीजों ने, उसके एनवायरमेंटल फोर्सेस ने चीजों को इस तरह से अरेंज करा कि सेल जो कि एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर आता है, वो फॉर्म हो गया। तो कभी भी डिसऑर्डरनेस की तरफ से हम ऑर्डर की तरफ नहीं बढ़ते हैं, कभी भी हम एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करते हैं नेचुरल प्रोसेस के अंदर। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब जो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं वो इस बात का क्लेम करते हैं कि ऐसा तो आइस के अंदर भी होता है। आइस का मतलब यानी पानी के, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आपको पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से दिखेंगे जिनके अंदर एक रैंडम मोशन आपको देखने को मिलेगा। रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर को ही एंट्रोपी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। एवोल्यूशनिस्ट क्लेम करते हैं देखो, अगर टेम्परेचर कम हो तो जो रैंडमनेस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो भी कम हो जाती है, वो भी जो है वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं या फिर रैंडमनेस जो होती है उनकी खत्म हो जाती है। वो ये कहना चाहते हैं बेसिकली इसकी एंट्रोपी कम हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉल्स क्लेम है। कैसे नजर आपको बताता हूँ। पहले तो आप देखें कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपके सामने आया है वाटर मॉलिक्यूल्स का आइस में बदलने के लिए, आप देख सकते हैं कैसे उनकी रैंडम मोशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है एंड दे आर फॉर्मिंग अ लेटेस ओवर। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे भी समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो एंट्रोपी है वो वाटर के अंदर वर्क करती है। यहाँ पर एक पोर्शन आप कप देख सकते हैं, डोंट गो टू माय हैंड राइटिंग, वो बड़ी अजीब सी है। कप के अंदर आपने वाटर इस तरीके से देख लिया। अभी जो वाटर है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रैंडम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो इस वाटर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि उनके अंदर डिसऑर्डर मेंटेन है। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर कम होता है तो क्या होगा, आप ध्यान से देखें। टेम्परेचर कम होने पे इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ये प्रॉपर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और इनकी रैंडमनेस कम हो गई और ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। हेंस सेल भी नेचुरली बन सकता है और इसकी वजह से एंट्रोपी का कोई भी वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ऐसा एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। पर इसकी हकीकत क्या है उसको जरा जान ले लगते हैं। देखिए इस कंडीशन में हुआ क्या, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनके पास एक एनर्जी थी जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये एक और लॉ है पूरी साइंस का, एक पूरा उसूल है पूरे यूनिवर्स का कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स के अंदर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाह रही है और उस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए उसे एनर्जी को लूज करना पड़ता है। किसी भी टाइप की एनर्जी अगर आपके पास मौजूद है तो आप स्टेबल नहीं हो सकते हैं। यू विल बी एट रेंडमनेस, आप स्टेबल नहीं होंगे, आप अनस्टेबल रहेंगे। आपको स्टेबल होने के लिए उस एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, उस एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो हायर शेल्स के ऊपर जाना होता है, फिर उसका लोअर शेल्स में आना होता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। हर चीज आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अगर मैं इस पेन को किसी तरीके से यहाँ पे होल्ड करूँ तो क्या ये मेरे हाथ पे स्टेबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि इसको लगातार ग्रेविटी नीचे खींची है जिस वजह से ये यहाँ पर था टेबल पे, तो यहाँ पे ये स्टेबल है।
बट जैसे जैसे मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी इट इज अनस्टेबल। अगर इसे स्टेबल होना है तो इसे ये एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, यानी इसको ये एनर्जी लूज करके और वापस अपनी स्टेबिलिटी वाली पोजीशन पर जाना पड़ेगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और फिर ये नीचे जाके स्टेबल हो गया। तो कहने का मकसद ये है किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए उसको एनर्जी लूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एनर्जी गेन करके कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो ये भी यूनिवर्सल उसूल है जो कि साइंस का मैंने आपको बताया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हो क्या रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने लूज कर दी, जिस वजह से वो स्टेबल हो गए। तो ये चीज तो पॉसिबल है टोटली, क्योंकि इसने कोई भी उसूल वायलेट नहीं करा यूनिवर्स का। बट ए बायोजेनेसिस में जब आप कह रहे हो कि सारी चीजें रैंडम थी, सारा नेचुरल प्रोसेस अलग था, सेल को फॉर्मेशन करने के लिए आपको एनर्जी लूज नहीं करनी, आपको एनर्जी गेन करनी है, अ लॉट ऑफ एनर्जी। यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म अ सेल। तो आपका ये कहना कि भाई रैंडमनेस कम हो गई बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये अपने आप में एक साइंटिफिक फ्लॉ है, एक साइंटिफिक फैलेसी है, और बल्कि ये साइंस के अकॉर्डिंग ही नहीं है, साइंस के लॉस को तोड़ रहा है। कहीं से कहीं तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज के लिए हम एक और जो मेरा एवोल्यूशनिस्ट की सीरीज है उसमें मैंने एक और उसूल आपको बता दिया कि ए बायोजेनेसिस क्यों पॉसिबल नहीं है और क्यों ये साइंटिफिक लॉस के खिलाफ है। इट इज अनसाइंटिफिक एट ऑल। इस यहाँ पे हमने एक और एक उसूल आपके लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया कि उसूल किस तरीके से साइंस खुद खिलाफ है ए बायोजेनेसिस के अंदर। वेल, यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।